हम जरा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जो ऊपर हमने बात लिखी है। देखो, हमने कहा कि जो सेक्रेटरी फेज होता है, सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, जो सेक्रेटरी फेज होता है, सेक्रेटरी जो कार्पस एल्बिकन होता है, ये डीजनरेट हो जाता है। कुछ ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाया हो जाता है और कुछ ये वैसे ही डीजनरेट अंदर ही खत्म हो जाता है। अच्छा, जब तक प्रोजेस्टेरोन मिलता रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरोन मिलता रहेगा, आपका सेक्रेटरी फेज चलता रहेगा। मतलब कि यूट्रस क्या हो जाएगी, यूट्रस फुल जूसी हो जाएगी फॉर द एक्सेप्शन ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन जब आपका क्या होगा, फर्ज करो कार्पस ल्यूटियम को बीटा एचसीजी नहीं मिला, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या होगा, आपका बीटा एचसीजी नहीं मिला। ठीक है, बीटा एचसीजी नहीं मिला, जब बीटा एचसीजी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा, जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा कि जो एंडोमीट्रियम आपकी बड़ी थी, किसमें बड़ी थी, प्रोलिफरेटिव फेज में, वो क्या होना जाएगा, होना शुरू हो जाएगी, शेड। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ, शेडिंग। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शेडिंग, कि जो एंडोमीट्रियल होगी वो क्या होगी, शेड होना शुरू हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और वो खतून क्या होना शुरू हो जाएगी, उसकी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं शेडिंग। दोबारा सुने, जो यूट्रस होती है इसके तीन फेज होते हैं। वैसे होते दो हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तीन बता रहा हूँ। पहला होता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंड इंक्रीज ट्रोमा। जो सेकंड फेज होता है, दैट इज सेक्रेटरी फेज एंड इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइरल आर्टरीज बनती हैं और सेक्रीशंस बनती हैं। ये जब तक प्रोजेस्टेरोन रहता है, आपकी जो यूट्रस होती है वो जूसी रहती है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन को हम विड्रॉ करते हैं, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम अपनी हिम्मत हार जाता है, वो मर जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो क्या होती है, शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंसेस आना स्टार्ट हो गया लड़की को। ठीक हो गया। अब ये हो गए दो फेज। ठीक है, एक आता है, एक है ओवरी और एक है यूट्रस। मुझे बताएं कि ये जो आपके सामने आपको बात शो हो रही है, इसका आपको क्रिस्टल क्लियर बात समझ आ गई है। अब हम इसकी टाइम बात करते हैं कि अब आपके काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है, कितने दिनों की होती है, मेंसेस कब आते हैं, किस फेज में आते हैं। जी, मुझे ये बताएं पहले कि आपको ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसकी समझ आ गई है, सारे बता दें यार, बाकी कहाँ सो रहे हैं, जल्दी बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो मुझे बता दें, बाद में आपको किसी ने नहीं बताना ये। चलें जी, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है अगर आप सबको माशाल्लाह समझ आ चुकी है। अब आपकी सारी कंफ्यूजन इस चीज में दूर होंगी जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, दैट इज योर के टाइम पीरियड। अब हम इसकी डॉक्टर जिशान ने जो क्वेश्चन पूछा है, बस वो 2 मिनट वेट करिए, आपको सब कुछ समझ आएगा कि शेडिंग कब स्टार्ट होती है। शेडिंग कब स्टार्ट होती है, किस फेज में स्टार्ट होती है। बड़ा ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप हर बंदे का डायग्नोज कर सकोगे कि अब अगर इसके मेंसेस चल रहे हैं तो इसका कौन सा फेज चल रहा है, ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है, वहां पे कौन सा फेज चल रहा है। सर, इसका मतलब है कि यूट्रस के फेजेस डिपेंडेंट हैं ऑन ओवरी। यस, जो यूट्रस के फेज ही वो ओवरी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ओवरी के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ओके, अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट। आपको ये बहुत काम आएगी और इसको अपने क्रिस्टल क्लियर समझना बात को। देखो, हम ना दो ग्राफ बनाते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो ओवरी होती है, ओवरी में दो फेज होते हैं, कौन कौन से, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। इस ये जो अभी हम बनाने लगे हैं, इसको आपने बुक पे बनाना है, अपने नोट्स पे बनाना है, ये आपको हमेशा काम आएगा। देखो, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाना शुरू करते हैं कि ये कितने दिनों में होता है। तो हम ना फॉर स्टडी पर्पस हम लेते हैं कि एक लेडी है। ठीक है, एक लेडी है, उसका रोबर्टा नाम है। ठीक है, हम कोई इंग्लिश नेम ले लेते हैं, एक खतून है और उसका रोबर्टा नाम है। और उसको मेंसेस स्टार्ट होते हैं 1 तारीख को। उसको मेंसेस स्टार्ट होते हैं 1 तारीख को, और दोबारा उसको मेंसेस कब आते हैं, दोबारा उसको मेंसेस आते हैं 29 तारीख को। ठीक हो गया। ओके, मैं कोई पाकिस्तानी नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ताकि कोई माइंड बंदा ना कर जाए। तो हम एक नई खतून लेते हैं, नई मरीज आपके पास आ गई जिसका नाम है रोबर्टा। अब क्या होगा, उसके जो मेंसेस स्टार्ट हुए वो स्टार्ट हुए यहाँ पे। ठीक है, 1 तारीख को। और एंड कब हो गए, एंड मतलब एंड खैर नहीं, जो उसके दूसरे नंबर पे मेंसेस आए वो कब आए, 29 तारीख को। तो हमें पता चल गया कि यार जो इसका साइकिल है वो 28 दिनों का है। इसका साइकिल कितने दिनों का है, 28 दिनों का। अब हम इसको ना ड्रा करते हैं, इसमें आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, अब हमें पता है कि इसका जो साइकिल है वो 28 दिनों का है। जो टोटल कितने हैं, 28 डेज हैं, इसके टोटल कितने हैं, 28 डेज हैं। हम दरमियान में एक लाइन लगाते हैं और ये क्या है, ओव्यूलेशन। इस डे में क्या हुई, ओव्यूलेशन। और आपको पता है अगर 28 दिनों का साइकिल होगा तो हम जब उसमें ल्यूटियल फेज माइनस करेंगे तो बाकी 14। तो मुझे ये पता चल गया, मुझे क्या पता चला कि यार ये जो आपका फेज है, जो आपका ल्यूटियल फेज है, ये भी कितने दिनों का है, 14 डे का। ठीक है, ये कितने दिनों का है, 14 डे का। और ये भी कितने दिनों का है, 14 दिनों का है। ठीक है, 14 डेज का है। ओके, अब जो आपका ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। इसको आपने इसी तरह बनाना है, आपको ये बड़ा बचाएगा ये बंदा। ल्यूटियल फेज, उसके बाद
जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन। इसमें कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, दैट इज योर प्रोजेस्टेरोन। इसमें कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। हम जरा पीछे चलते हैं। ओवुलेशन से पहले उसके क्या, उसकी ओवरी में कौन सा फेज चल रहा होता है, उसकी ओवरी में, ये जो ग्राफ है इट इज ओवरी के लिए, ठीक है, ये ओवरी के लिए सिर्फ ग्राफ है, अभी हम सिर्फ ओवरी की बात कर रहे हैं। ओवुलेशन से पहले कौन सा फेज चल रहा होता है, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। तो यहां हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। और अगर उसकी 28 दिनों का रोबर्टा का साइकिल है तो 14 दिन में ल्यूटियल फेज, और 14 दिन में क्या होगा, 14 दिन में उसका क्या होगा, 14 दिन में उसका फॉलिकुलर फेज होगा। तो ये भी 14 डे का होगा, इसको हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज। और इसमें क्या होगा, इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। तो ये हमने बात कर ली कि उसकी ओवरी में ये मामला चल रहे होंगे। पहले 14 दिन क्या होगा, उसमें फॉलिकुलर फेज होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। ओव्यूलेशन होगी, 14वें दिन ओव्यूलेशन होगी, एग निकलेगा। जब ओव्यूलेशन हो जाएगी तो जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाएगा वो कार्पस ल्यूटियम होगा। कार्पस ल्यूटियम क्या स्क्रीट करना शुरू कर देगा, प्रोजेस्टेरोन। और जो आपका ल्यूटियल फेज है दैट इज 14 डे, और इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ओके जी, पहली बात हो गई कि ओवरी में क्या चल रहा होगा। अब हम इसके साथ ही इसका छोटा भाई बनाते हैं, डेट इज यूट्रस, कि यूट्राइन साइकिल कैसे चल रही होगी। तो अब हम अभी जो रोबर्टा है, जो रोबर्टा है इसमें हम बनाते हैं यूट्रस, कि यूट्रस में क्या चीज चल रही होगी। ठीक है, तो यूट्रस की साइकिल की हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहली तारीख को अगर उसको मेंसेस आए थे, ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूं आपको, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बल्कि आप इर्द गिर्द पूछ के देखना, किसी को भी ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह पता होगा अगर आपने समझा तो। देखो, ये अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट को, ठीक है, मतलब कि उसकी पहली तारीख को मेंसेस उसके आना शुरू हुए। तो पहली तारीख को क्या हो जाता है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसको मेंसेस ही आना पहली तारीख को शुरू हुए, पहली तारीख को उसके मेंसेस आना शुरू हुए। फर्ज करो उसके जो मेंसेस है वो 5 दिन रहते हैं, तो हम ये डॉटेड लाइन लगाते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। ये क्या हो गए, 5 डेज। 5 डेज में क्या चल रहे हैं, मेंसेस चल रहे हैं। 5 डेज में क्या चल रहे हैं, मेंसेस चल रहे हैं। 5 डेज में क्या चलते हैं, मेंसेस चलते हैं। उसके बाद अब जो मैं आपको फुल लाइन लगाऊंगा, ये डॉटेड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन में क्या हो रही है, उसकी शेडिंग हो रही है, उसके मेंसेस हो रहे हैं। उसके बाद उसके बाद हम सीधी लाइन लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, और यहाँ तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे क्या हुई, ओव्यूलेशन हुई, ठीक है, ओव्यूलेशन हुई। यहाँ पे क्या हुई, ओव्यूलेशन हुई, मतलब कि एग निकला, ओव्यूलेशन हुई। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा ये वाला फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्रीटरी फेज। अब हम इसको लिखते हैं, देखो, जो अभी हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, ओवरी की बात नहीं कर रहे, तो इट विल बी योर सेक्रेटरी, इट विल बी योर सेक्रेटरी फेज। और ये किसकी वजह से होगा, इट इज, ये किसकी मर होने मिन्नत है, इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। सेक्रेटरी फेज किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कब बनता है, ल्यूटियल फेज में। ओके, हम जरा ओवुलेशन से पीछे आते हैं। ओवुलेशन से जो पीछे वाला फेज है इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एस्ट्रोजन की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ओके, डॉक्टर सैयद आसिम, बस 1 मिनट ठहर जो मैं सारा कुछ बताता हूँ आपको। ओके, ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम मेंसेस की बात करते हैं। अब जो फर्ज करो एक रोबर्टा आपके पास एक खतून आई है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे जो मेंसेस स्टार्ट हुए थे वो फर्स्ट को हुए थे, और एंड कब हुए थे, फिफ्थ को। तो मैंने तो आपको क्लास के शुरू में ही बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टार्ट कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टार्ट होती है फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस को, कि एक लड़की को जब मेंसेस आते हैं तो उसकी तब उसी दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये तो हो गई थ्योरी बातें। लेकिन अब मैं आपको देसी जुगाड़ बताता हूँ, जो कि आपने बात समझनी है और कभी भी नहीं बोलनी। आप जो मर्जी हो जाए, आपने ये बात नहीं बोलनी। देखो, फर्ज करो आपके पास एक रोबर्टा आती है, और रोबर्टा कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे मेंसेस कब स्टार्ट हुए, मेरे मेंसेस स्टार्ट हुए यकम को, और 5 को एंड हो गए, 5 को खत्म हो गए। आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया कि यार फर्स्ट को जो उसके जब उसके मेंसेस स्टार्ट हुए थे, तो उसकी ओवरी में फोलिकुलर फेज फर्स्ट को ही स्टार्ट हो गया था, फोलिकुलर फेज फर्स्ट को ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन 1 से लेके 5 तारीख तक, 1 से लेके 5 तारीख जो उसकी यूट्रस थी, जो उसकी यूट्रस थी वो शेड कर रही थी। तो इसको हम कहते हैं शेडिंग फेज, ठीक है, इसकी यूट्रस थी वो शेड कर रही थी। 5 दिन के बाद जैसे ही सारा एंडोमेट्रियम शेड हो गया, उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे टिल 14th डे, वो सारे क्या होते हैं, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। अब जरा मैं आपको बताता हूँ इसमें एक और फंडा क्या है। देखो, फर्ज करो हम 28 दिनों की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो 14 दिन का टोटल होना चाहिए। लेकिन 5 दिन उसमें क्या होंगे, फर्ज करो अगर उसको 5 दिन ब्लीडिंग होती है, तो 14 में से 5 निकालने कितने रह गए, 9 दिन। तो ये अगर किसी खतून के 5 दिन मेंसेस आते हैं, और उसका जो साइकिल है वो 28 डेज का, तो उसमें प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिनों का होगा, जरा बताना मुझे शाबाश जल्दी। अगर एक रोबर्टा है, उसके 5 दिन मेंसेस आते हैं, और उसके जो प्रोलिफरेटिव फेज है, जो उसका अपना टोटल साइकिल है वो 28 डेज का है, 5 दिन उसको ब्लीडिंग होती है। तो मुझे बताना प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिनों का होगा। यस, डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर अनम सारे सही बता रहे हैं।
कि जो उसमें प्रोलिफेरेटिव फेज होगा वो कितने दिनों का होगा, 9 दिनों का होगा। अब आप जरा हैरत में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि साइकिल अभी पहले दिन ही स्टार्ट हुआ और पहले दिन ही ब्लीडिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, ये जो उसको मेंसेस आए थे, ये जो उसको 5 दिन मेंसेस आए हैं, ये इस साइकिल के नहीं है, ये पिछली साइकिल के हैं। मतलब कि अगर उसको यकम नवंबर से लेके 5 नवंबर तक जो मेंसेस आए हैं, जो उसको ब्लीडिंग हुई है, वो नवंबर के नहीं है, वो अक्टूबर के हैं, वो पिछले महीने के हैं। अब आप कहते हैं कि नवंबर के फिर कहाँ गए, तो नवंबर के कब होंगे, नवंबर के आपके होंगे सेक्रेटरी फेज के बाद, ये वाले स्क्रीटरी फेज के बाद। स्क्रीटरी फेज के बाद आपका कौन सा स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रोलिफेरेटिव फेज। और प्रोलिफेरेटिव फेज में जो पहले दिन होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं मेंसेस के, शेडिंग के, यूट्रस में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ओवरी होती है, ओवरी अब मस्त लगी हुई है, ओवरी को कोई लेना देना नहीं है कि शेड हो रहा है नहीं हो रहा। ओवरी जैसे ही आपके ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसी के साथ ही आपका फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रोलिफेरेटिव फेज है वो कब स्टार्ट होता है, आफ्टर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस। तो जो आपके जो रबर्टा होगी, उसको यकम से लेके 5 तक जो ब्लीडिंग हो रही है, वो किस साइकिल की हो रही है, अक्टूबर की हो रही है। लेकिन जो उसको नवंबर वाली ब्लीडिंग कब होगी, उसको होगी यकम दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक, अगर उसके पहले को आते हैं मेंसेस। ठीक हो गया, तो मुझे बताएं आपको समझ आई है या नहीं आई। ये बहुत अहम बात है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा। जल्दी बताएं, आपने ये ग्राफ लाजमी बनाना है। चलें जी, डॉक्टर मुकद्दस यहाँ से कंफ्यूज हो गई हैं, कंफ्यूज मैंने आपको होने नहीं देना, हम इसकी दोबारा बात करते हैं। ओके जी, हम इसको एग्जाम्पल देते हैं। रोबर्टा आई है आपके पास, ठीक है, और माशाल्लाह आप किर्गिस्तान से पढ़ के वापस जब गए हो, तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या, लेकिन आप माशाल्लाह पाइनियर मेडिकोस के स्टूडेंट हो, तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास एक लेडी आई है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे मेंसेस आना कब स्टार्ट हुए, यकम को आना स्टार्ट हुए और 5 को रुक गए, तो मुझे बताएं कि मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होगी। तो आपने कहा कि बीबी, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने आपको पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। एट द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, जब एक लेडी को ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तो उसकी ओवरी में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकुलर फेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके आगे वो फिर 28 दिन का साइकिल चलता है ओवरी में, यूट्रस की बात नहीं कर रहा। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो पहले दिन ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब आप कहते हैं कि यार फिर मेंसेस कब होंगे, कि मतलब अगर वो यकम को मेरे पास आई है, वो कह रही है कि मेरी यकम को ब्लीडिंग हुई है, तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यकम को ही आपकी साइकिल स्टार्ट हुई है, तो पहले दिन ही कैसे ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका ये है, देखो, जो ये उसको पहले 5 दिन ब्लीडिंग हुई है ना, यकम से लेके 5 तक, वो इस करंट साइकिल की नहीं है, वो पिछली साइकिल की है। क्योंकि जब साइकिल एंड होता है, उसके बाद ब्लीडिंग होती है। दोबारा सुने, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, ये यूट्रस में चल रहा है। ये कहाँ पे चल रहा है, यूट्रस में चल रहा है। इसके जो पहले दिन होते हैं वो शेडिंग के होते हैं। पहले इसमें 4 से 5 दिन शेडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग रुक जाती है, तो उसके बाद दोबारा एस्ट्रोजन आता है और प्रोलिफरेशन स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्ज करो कि आपके पास यकम नवंबर को एक लेडी आई है, यकम नवंबर को एक लेडी आई है, और वो कहती है कि मेरे मेंसेस आज से स्टार्ट हुए और 5 तक रहेंगे। फर्ज करो 5 तक रहेंगे। अब आपको क्या समझ आई कि इसकी जो साइकिल है वो कब स्टार्ट हुई, नवंबर में स्टार्ट हुई, यकम नवंबर से स्टार्ट होगी, और एंड कब होगी, अगर वो 28 दिनों की है तो 28 को खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वो ये आपसे ये कहती है कि डॉक्टर साहब, जो मेरी मेंसेस हैं, जो मेरे पहले 5 दिन के मेंसेस हैं, वो किस मंथ के हैं, तो आप ये कहना है अक्टूबर के हैं। ये बात मैं आप कैसे आपको समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। कि देखो, आपकी जो साइकिल है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 2 फेजेस पे डिपेंड है। ठीक है, ये 2 फेजेस पे डिपेंड है। एक है ओवरी और एक है यूट्रस। एक है ओवरी और एक है यूट्रस। जो ओवरी है, ओवरी को कोई लेना देना नहीं है मेंसेस से। लेकिन जो यूट्रस है, इसका लेना देना है, क्योंकि यूट्रस शेड करती है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है, वो शेड करता है, तो मेंसेस आते हैं। अब क्या होता है, जो आप जब आप फर्ज करो आपके पास एक खतून है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा साइकिल कब स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि आपको ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई थी, वो कहती है 15 तारीख को स्टार्ट हुई थी। तो आप कहते हैं कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हुआ है, 15 को स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक हो गया। ओके, लेकिन जो यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या चल रहे होते हैं, यूट्रस में 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, और एक होता है सेक्रेटरी फेज। एक क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज, और एक क्या होता है, सेक्रेटरी फेज। लेकिन मेंसेस फिर कब आते हैं, मेंसेस आते हैं प्रोलिफरेटिव फेज के शुरू में। प्रोलिफरेटिव फेज के शुरू में कैसे, देखो,
फर्ज करो अगर वो ये कहती है कि 15 से लेके 20 तक मुझे ब्लीडिंग हुई थी, 15 से लेके 20 तक ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन आप कहते हैं कि यार आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तभी स्टार्ट हुई थी, फिर आप कहते हैं कि यार ये जो ब्लीडिंग हुई थी ये किस साइकिल की थी, तो आपने कहना जो उससे पिछली साइकिल की थी। ये जो पहले 5 दिन ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये इस साइकिल की ब्लीडिंग नहीं है, ये पिछली साइकिल की ब्लीडिंग है। इस साइकिल की ब्लीडिंग कब होगी? सेक्रेटरी फेज के बाद, इस इन 5 डेज में क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। इन 5 डेज में क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। सिंपल सी बात है। सर मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का शेडिंग फेज कमिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज में होता है। यस डॉक्टर खिजर, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर फर्स्ट को मेंसेस स्टार्ट हुए, 5 को बंद हुए, तो नेक्स्ट मंथ कब होंगे? वही तो बता रहा हूँ। देखो अगर फर्स्ट को स्टार्ट हुए, 5 को बंद हो गए, उसके नेक्स्ट अगर उसका पूरे 1 महीने का साइकिल है, तो उसको जो नेक्स्ट मेंसेस आएंगे वो भी फर्स्ट को ही आएंगे, वो भी फर्स्ट को आएंगे, वो भी फर्स्ट को आएंगे। जी बाकी भी पूछे, जिसका जो जो सवाल है जरा मुझे पूछे, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितनी समझ आई है। ये बहुत इस ये यही सारा इसमें पॉइंट है जो समझने वाला है। नॉर्मल जो शेडिंग होती है वो 5 से 7 दिनों की होती है। 5 से 7 दिन एक लड़की ब्लीड करती है। जी बाकी भी बताएं, जल्दी बताएं जल्दी, कहाँ गुम हो गए हो सारे, या ऊपर से गुजर गई हैं बातें? ये सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है और सबसे अहम पॉइंट भी यही है। चलें जी, तकरीबन आप सबको समझ आ चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आपने रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी है। ठीक हो गया? हम शेडिंग के बाद क्यों नहीं फर्स्ट डे कंसीडर करते? हम नहीं कर सकते डॉक्टर बिलाल, हम नहीं करते। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फर्स्ट डे ऑफ शेडिंग। फर्स्ट डे ऑफ साइकिल इज फर्स्ट डे ऑफ शेडिंग। मंथ में 2 बार हो सकती है, कोर्स हो सकती है, मंथ 3 बार भी हो सकती है, लेकिन इसको हम कहते हैं पोलीमेनोरिया। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। मंथ में अगर 35 दिनों के बाद मेंसेस आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। अगर आपके इसमें आई थिंक 20 या 22 दिनों के से पहले आते हैं तो इसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया, ओ पोलीमेनोरिया। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, मुझे बताएं कि ये ग्राफ समझ आए हैं या नहीं। सबसे अहम जो निचोड़ है आज के टॉपिक का वो ये है, सामने जो आपके लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जल्दी बताएं। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। ये बहुत अहम बात है और ये नहीं बोलनी आपने। ठीक हो गया? ओके, हम चलते हैं आगे। अब हम जरा आप थोड़ी सी इसको इंटरेस्टिंग बातें करते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेरा तो इरादा ये था कि मैं आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सिखाऊं कि इनफर्टिलिटी को आप कैसे ठीक करोगे। अगर एक खतून है उसमें ओवुलेशन नहीं हो रही तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, लेकिन आज टाइम कम है तो हम फिर किसी दिन इसको रखेंगे। लेकिन हम आगे चलते हैं और इसकी हम और बातें करते हैं। अब मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम में सारी चीजें यही लिखी हुई हैं, लेकिन आप ये देखो। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं ना, ये वही बातें हैं जो आपको मैंने समझाई हैं। सबसे पहले मैंने आपको ओवेरियन हिस्टोलॉजी बताई, तो ये सारा कुछ एक ही टाइम पे चल रहा होता है। ठीक है? सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो तकरीबन 1 लाख होते हैं। उसके बाद क्या आता है? स्कैंडरी। ये इसमें लफ्ज और लिखे हुए हैं, मैंने आपकी बुक वाला फेस किया है। तो स्कैंडरी फॉलिकल देन विजाइकल, मतलब यहाँ पे ओवुलेशन होती है। और ओवुलेशन कब होती है? 14th डे पे। कब होती है? 14th डे पे। 14 डे पे ओवुलेशन होती है और उसके बाद क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम बनता है और वो रिग्रेस करता है किसमें? कार्पस एल्बिकन में। जो आपका ओवरी में फेज चल रहा होता है, वो पहला फेज जिसमें फॉलिकल जवान होते हैं उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और जो सेकंड फेज होता है इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। उसके बाद उसने हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपका पहला फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? एस्ट्रोजन। सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन ज्यादा होता है और थोड़ा बहुत एलएच भी ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत एलएच भी ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन भी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होती है तो एस्ट्रोजन भी बढ़ता है। एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होता है? एलएच ज्यादा होता है। जब एलएच ज्यादा होता है तो क्या होती है? ओवुलेशन। एलएच का ज्यादा होता है तो क्या होती है? ओवुलेशन के जो एग होते हैं वो बाहर आता है। उसके बाद क्या होता है? जो सेकंड फेज है, जो आपका ल्यूटियल फेज है, इसमें कार्पस जो आपका ल्यूटियम है वो क्या स्क्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है, जिसकी वजह से उसने बनाया हुआ है कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब उसने ये दिखाया हुआ है कि एंडोमीट्रियम में क्या चल रहा होगा। तो एंडोमीट्रियम में क्या चल रहा होगा? देखो वही बात मैं आपको समझा रहा था जो इस डायग्राम में बनी हुई है, कि जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है ना, जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, इसके जो पहले 4 से 5 दिन या 7 दिन होते हैं वो मेंसेस के होते हैं। उसमें ब्लीडिंग होती है, उसमें क्या होती है? शेडिंग होती है। और शेडिंग क्यों होती है? ड्यू टू विदड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम जब खत्म होता है तो प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन खत्म होता है तो क्या होता है? जो लड़की होती है उसको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं मेंसेस। उसके बाद आपका फिर प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू अंडर द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जिंदाबाद। और फिर आपका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। 14 दिन के बाद क्या होता है? आपका स्क्रीटरी फेज स्टार्ट होता है और उसमें क्या आता है? प्रोलिफरेशन हो चुकी होती है। लेकिन जो इसमें सबसे अहम बात है स्क्रीटरी फेज में, वो ये वाली है। अगर आप गौर करें तो आपकी जो आर्टरीज है वो किसकी शक्ल की है? स्पाइरल शेप्ड की है। ठीक है? स्पाइरल शेप। तो इसको हम कहते हैं कि सेक्रेटरी फेज में क्या बनते हैं? स्पाइरल शेप्ड आर्टरीज बनती हैं। और क्या होती है? सेक्रीशन ज्यादा हो जाती है। स्पाइरल शेप्ड आर्टरीज बनती हैं और क्या होती है? सेक्रीशन ज्यादा होती है। सेक्रीशन ज्यादा होती है और क्या बनती है? स्पाइरल शेप्ड आर्टरीज बनती हैं।
ठीक हो गया। तो ये डायग्राम बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, लेकिन इसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है। डॉक्टर काशिफ माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पाइरल आर्टरीज ही क्यों बनती हैं। तो ये देखो, मैंने कहा कि आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट इज प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, चलो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो, फर्ज करो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होगा, प्लेसेंटा अटैच होगा आके। ठीक है, जब प्लेसेंटा अटैच होगा तो क्या होगा, यूट्रस बड़ा हो जाएगा। जाहिर बात है कि जो यूट्रस होगा वो ग्रो करेगा। ठीक है, यूट्रस ग्रो करेगा। तो मुझे बताएं कि अगर एक मतलब एक स्पाइरल आर्टरी है, अगर एक चीज को हम बड़ा करें, तो अगर उसमें स्पाइरल आर्टरी ना हो, फर्ज करो कि एक ये आर्टरी है, ठीक है, ये इसमें स्पाइरल आर्टरी है और एक सीधी आर्टरी है। अगर ये एक एक चीज में है और ये एक चीज में है, मैंने क्या किया, मैंने जो ए वाला था, ए वाला इसका साइज बढ़ाया, और जो बी वाला था इन दोनों का साइज बढ़ाया, तो मुझे बताएं कौन सी आर्टरी रप्चर कर जाएगी। इन दोनों को जब मैंने खींचा, ठीक है, ए और बी वाले दोनों को खींचा, तो कौन सी आर्टरी रप्चर कर जाएगी? ऑफ कोर्स बी वाली रप्चर कर जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हम यूट्रस में क्या रखी, स्पाइरल आर्टरीज रखी। स्पाइरल आर्टरीज क्यों रखी? ताकि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस ग्रो करेगी, यूट्रस ग्रो करेगी तो क्या होगा, ये जो स्पाइरल आर्टरीज हैं ये रप्चर ना हो, ये रप्चर ना हो। इसके अलावा जो आपका मुंह शरीफ होता है, जो आपका मुंह होता है, जो आपने पढ़ा होगा मैंडिबुलर आर्टरीज, पढ़ा है ना मैंडिबुलर आर्टरीज। मैंडिबुलर आर्टरीज में क्या होता है, जब आप बड़ा सा कोई नवाला लेते हो तो आप जबड़ा फुल खोलते हो। तो अगर अल्लाह ताला ने आपकी स्पाइरल आर्टरीज आपके मुंह में ना रखी होती तो क्या होता, आप जब बड़ा सा कोई चीज, कोई बर्गर शर्गर खाने की कोशिश करते, तो जो आपके मुंह में आर्टरीज थी वो रप्चर हो जाती। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, मुंह में स्पाइरल आर्टरीज रखी, मुंह में क्या रखी, स्पाइरल आर्टरीज। तो है ना कि अल्लाह ताला का ये है, कुरान पाक में है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं, लेकिन अगर तुम समझो तो ये सब आपके लिए निशानियां ही हैं। वरना जो ये बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है, तो बिग बैंग थ्योरी को इतना क्या लेना देना था कि जब प्रेगनेंसी होनी है तो स्पाइरल आर्टरीज रखनी है, जब इंसान खाएगा तो भी स्पाइरल आर्टरीज रखनी है। तो ये सारी अल्लाह ताला की निशानियां हैं, लेकिन आप समझने वाले बने। ओके, आई होप कि आपको डॉक्टर काशिफ समझ आ गई स्पाइरल आर्टरीज क्यों होती हैं। हम आगे चलते हैं। अब मेरा इरादा तो ये था कि मैं आपको इनफर्टिलिटी का इलाज कहूँ, लेकिन आज टाइम कम है तो हम आगे चलते हैं। और अब हम इसमें बाकी बातें कर लेते हैं जल्दी से। अभी 20 मिनट पड़े हैं, तो 20 मिनट में तकरीबन हो जाएंगी ये सारी। अच्छा, अब ये तो हो गया कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई होप कि आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मैं आपको ये सेंड करूंगा, रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा, नोट्स भी सेंड करूंगा। आपने ये दोबारा देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार अच्छा, अभी तक जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, इसमें तो ओव्यूलेशन होती है, लेकिन ऐसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होती, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन क्यों नहीं होती, इसकी हम बात करते हैं। इसको हम कहते हैं एन एवोल्यूटरी साइकिल। ये किसी किसी एडिशन में लिखा हुआ है, किसी एडिशन में नहीं लिखा हुआ। इसको हम कहते हैं एन, इसको हम क्या कहते हैं, एन ओव्यूलेटरी साइकिल, एन ओव्यूलेटरी साइकिल, एन ओव्यूलेटरी साइकिल, एन ओव्यूलेटरी साइकिल। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन तो होती है, सारा कुछ होता है, आपके हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होती, एग ही नहीं रिलीज होता। एग क्यों नहीं रिलीज होता, इसकी हम वजह पढ़ते हैं। ओके जी, इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज मेंस्ट्रुएशन विदाउट एग, इट इज मेंस्ट्रुएशन विदाउट एग, कि एग के बगैर, ओव्यूलेशन के बगैर, बल्कि आगे लिखे ओव्यूलेशन, कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही लेकिन मेंस्ट्रुएशन हो रही है, इसको हम कहते हैं एन ओव्यूलेटरी साइकिल। और ये बहुत कॉमन होता है, मैंने आपको बताया भी था, बल्कि आपसे पूछता हूँ मैं बाद में। ओके, अगर ओव्यूलेशन ना हो, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई, मतलब कि फर्ज करो ओव्यूलेशन नहीं हुई, जो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल था उसने एग रिलीज नहीं किया, अगर ओवुलेशन नहीं हुई, तो क्या होगा, आपका कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा। तो नो कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा। जब कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा। तो जो सिंगल बादशाह किसकी होगी, एस्ट्रोजन की। सिंगल बादशाह किसकी होगी, एस्ट्रोजन की। दोबारा सुने, पहले फेज में एस्ट्रोजन बनता है, जो सेकंड ल्यूटियल फेज था उसमें प्रोजेस्टेरोन बनता है। प्रोजेस्टेरोन क्यों बनता है, क्योंकि ओवुलेशन हो जाती है, ओवुलेशन हो जाती है। विदाउट एग नहीं होगा इसमें, ऑफ कोर्स विदाउट एग होगा ना, इसमें एग नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन तो होगी लेकिन एग नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, नो एवोल्यूशन, ओ सॉरी विदाउट एग है, ओके ओके डॉक्टर आशा, थैंक यू। नो एवोल्यूशन, अगर इसमें ओवुलेशन नहीं होती, इसमें ओवुलेशन नहीं होती तो क्या होगा, नो कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा, और क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। मतलब कि सिंगल बादशाहत किसकी होगी, एस्ट्रोजन की। और मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है। एस्ट्रोजन को रोकने वाला ही कोई नहीं है, तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होगा, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, प्रोलिफरेशन। तो एस्ट्रोजन बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, एस्ट्रोजन जब बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेट करा देगा। ठीक है, एंडोमेट्रियल की एक्सेसिव ग्रोथ करा देगा, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा।
जब एंडोमेट्रियल ग्रो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और मुझे शाबाश इसकी मेडिसिन भी बता दें, मैंने आपको मेडिसिन भी बताई थी इसकी। अगर आपके पास कोई मरीज आ जाती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए, तो आप कौन सी मेडिसिन दे दोगे उसको? जी। डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर काशिफ कहाँ है सारे लावे? डॉक्टर अदनान कहाँ पे हैं? आज गायब गायब हैं थोड़े। ये कौन से पेज पे है ये ना डॉक्टर आयशा? ये किसी किसी पेज पे मतलब किसी किसी एडिशन में लिखा हुआ है, किसी किसी एडिशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी बुक पे लिख लें। यस, डॉक्टर काशिफ सही बता रहे हैं। अगर किसी बंदी को क्या है, अगर किसी बंदी को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, तो आप उसको क्या दोगे? आप उसको दोगे टैब प्राइमोलुट, ठीक है? प्राइमोलुट, प्राइमोलुट एन, ठीक है? प्राइमोलुट एन, प्राइमोलुट एन में क्या होता है? प्राइमोलुट एन में होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का एनालॉग होता है। जब प्रोजेस्टेरोन का एनालॉग होता है तो क्या होता है? जब प्रोजेस्टेरोन आप दोगे तो एस्ट्रोजन को रोकने वाला आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन जब रोकने वाला आ जाएगा तो उससे ग्रोथ नहीं होगी। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए हम यूज कर सकते हैं डॉक्टर। अभी हम इसमें रिलॉक्साफिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इसमें हम ना प्रोजेस्टेरोन एनालॉग देते हैं, प्रोजेस्टेरोन एनालॉग देते हैं। जो रिलॉक्साफिन है दैट इज प्रेम, दैट इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये हम पढ़ेंगे रिलॉक्साफिन आगे उसमें। आई थिंक रिलॉक्साफिन नहीं दे सकते, मुझे ये लगता है, लेकिन मैं कंफर्म करूंगा इसको। ओके, बट इसमें जो हम देते हैं दैट इज प्राइमोलुट एन। प्राइमोलुट एन क्या है? इट इज एनालॉग ऑफ प्रोजेस्टेरोन। हम उसको रोकते हैं। ओके, ये तो होगी सीधी बातें। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं उसको हम एक लाइन में लिखते हैं कि जो जब आपकी एन ओव्यूलेटरी साइकिल होता है, जब आपकी ओव्यूलेशन नहीं होगी, विदाउट एग मेंस्ट्रुएशन होगी, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन तो बनेगा नहीं। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो सिंगल बादशाह किसकी होगी? एस्ट्रोजन की। और इसको हम कहेंगे अनअपोज्ड ग्रोथ, अनअपोज्ड ग्रोथ, अनअपोज्ड ग्रोथ, अनअपोज्ड ग्रोथ के मतलब कि ग्रोथ को कोई रोकने वाला ही नहीं है, एस्ट्रोजन अपनी मनमानी कर रहा है। तो अनअपोज्ड ग्रोथ फ्रॉम द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इस पूरी लाइन को लिख लें, आपको समझ आ जाएगी। फ्रॉम द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, फ्रॉम द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, के प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से क्या होगी? अनअपोज्ड ग्रोथ होगी। जिसकी वजह से क्या होगा? अनअपोज्ड ग्रोथ हो रही है, तो जो वो खतून होगी उसको इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। उसको क्या होगी? इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। इरेगुलर ब्लीडिंग उसकी जो मतलब उसको कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको 7 दिन बाद ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी, 3 दिन बाद आना शुरू हो जाएगी। और इसके मरीज मैंने देखा हुआ है, इसलिए मुझे इसका ज्यादा आइडिया है। ये कब होता है? अब आप सारे सोच में पड़ गए कि यार ये होता कब है। तो इट इज वेरी वेरी कॉमन इन, ठीक है? इट इज वेरी वेरी कॉमन। ये कब कॉमन है? ये बहुत अहम बात है कि ये कब कॉमन होता है। इट इज कॉमन एट, ये कब कॉमन होता है? ये कब कॉमन होता है जी? मेनार्की पे। मेनार्की हम किसको कहते हैं? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्की, ठीक है? मेनार्की, मेनार्की कब होती है? इट इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनार्की, मेनार्की पे क्यों होता है? क्योंकि जो उसका एचपीओ, एचपीओ किसको हम कहते हैं? एच से हाइपोथैलेमस, पी से पिट्यूटरी एंड ओ से ओवरी। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस, एचपीओ एक्सिस अगर उसका अभी उसका अंडर डेवलप्ड है, उसका क्या है? अंडर डेवलप्ड है। अभी एक लड़की है और उसको नए नए मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसके जो पहले पहले मेंसेस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एन एवोल्यूटरी होते हैं। वो आपने देखा होगा, वो या तो इरेगुलर होंगे, और अगर वो इरेगुलर मतलब वो एक तो इरेगुलर होंगे और वो क्या होंगे? इरेगुलर होंगे और वो पेनफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एन ओवुलेटरी साइकिल होता है, उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो ज्यादा ग्रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी एग नहीं बन रहा, एग की वजह से प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बन रहा। तो अगर एक लड़की है उसको नए नए मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो ड्यू टू एचपीओ एक्सिस अंडर डेवलपमेंट, ठीक है? अभी उसका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस है वो अंडर डेवलप्ड है, वो अभी डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दे आर वेरी कॉमन, दे आर वेरी कॉमन इन मनार्की, ठीक है? ये मनार्की में बहुत कॉमन है, मनार्की में ये क्या है? बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक और खतून है, और वो क्या है? वो तकरीबन 45 साल की हो चुकी है, और 45 साल में आपको पता है क्या आता है? क्या आता है? मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज, मेनोपॉज हम कहते हैं स्टॉपेज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज हम किसको कहते हैं? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब किसी खतून को मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। ओके, अब ये मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं जरा कि टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं? एक जो ओवरी होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स 4 लाख होते हैं, ऐसे ही है ना? 4 लाख होते हैं। अब जब वो बेचारी मेनोपॉज के करीब पहुंचती है ना, तो एक तो उसके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और उसका जो पीछे ओवेरियन रिजर्व था, ये जो 4 लाख है इसको हम कहते हैं ओवेरियन रिजर्व। मैं कल आपको ये बताऊंगा कि हम ओवेरियन रिजर्व कैसे चेक करते हैं किसी खतून का। हम किसी खतून को चेक करना चाह रहे हैं कि ये कितनी फर्टाइल है, ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत इसमें कितनी है, तो हम ओवेरियन रिजर्व चेक करते हैं, हम उसमें यही फॉलिकल्स गिनते हैं। लेकिन कैसे गिनते हैं कल मैं आपको बताऊंगा, आज टाइम कम है। तो जब मेनोपॉज होता है तो एक तो ओवेरियन रिजर्व कम रह जाता है, इसके अलावा हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जब हार्मोन्स और ओवेरियन रिजर्व कम रह जाता है तो क्या होता है? उसमें एन एवुलेटरी साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ड्यू टू लॉस ऑफ
ओव्यूलेशन ड्यू टू, एक तो क्या हुआ कि ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ओवेरियन रिजर्व, जब उसमें मेंसेस मतलब वो 45 साल की हो गई है या 46 साल की हो गई है, तो उसमें एक ओवेरियन रिजर्व कम रह जाएगा। ओवेरियन रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें फॉलिकल्स कम हो जाएंगे। और क्या होगा, उसमें ओवुलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो हार्मोन भी कम है और ओवेरियन रिजर्व भी कम है। तो इसको हम कहेंगे एन एवुलेटरी साइकिल। तो मैंने कहा था कि जो आपका ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन मेनोपॉजल पेशेंट। आपके पास जो मोस्टली पेशेंट आएंगे ना इसके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के, वो तकरीबन होंगी 40 साल की, 45 साल की, 42 साल की, 43 साल की। तो इस वजह आपको समझ आ गई है, क्योंकि जब मेनोपॉज करीब होता है तो जो खतून होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो एग होता है वो क्या होता है, अगर जब मेनोपॉज करीब होता है तो जो उसमें एग का एग बनता नहीं है, अगर बनता है तो वो सही तरह रिलीज नहीं हो पाता। तो या तो ड्यू टू डिक्रीज एवोल्यूशन या फिर ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ओवेरियन रिजर्व, उसकी वजह से क्या होगा, एन एवोलेटरी साइकिल होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और जिससे क्या होगा, उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन ज्यादा है। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं। हमारा मेनोपॉज भी हो गया, हम अब आगे बात करते हैं। मेनोपॉज हो गया। हाँ, अब हम ना थोड़ी सी प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है। तो मैंने कहा था ना, यू वर्ड का क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको लिख लो। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटरी फेज कराता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? सिक्रीटरी फेज कराता है, काज यूट्राइन ग्लैंड्स टू कॉइल। ठीक है, इट कॉजेस, ये क्या करता है, कॉज करता है, कॉज यूट्राइन ग्लैंड। यूट्राइन ग्लैंड का नंबर किस में बढ़ता है? आपकी प्रोलिफरेटिव फेज में। लेकिन यूट्राइन के जो ग्लैंड होते हैं, यूट्राइन ग्लैंड को क्वाइल कर देता है। ठीक है, उसको गोल गोल बनाता है। एक तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि ये कॉजेज यूट्राइन ग्लैंड टू क्वाइल एंड सेक्रीट। ठीक है, एंड सेक्रीट, वो जो ग्लैंड होते हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं, एंड सेक्रीट ग्लाइकोजन रिच, इसमें जो एक म्यूकस बनता है जो कि क्या होता है, ग्लाइकोजन रिच होता है। उसमें बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन रिच म्यूकस। ग्लाइकोजन रिच म्यूकस यूट्रस को ये क्या बनाता है, जूसी बनाता है। ग्लाइकोजन रिच म्यूकस फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ये यूवर्ड का क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको लाजमी याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एक तो यूट्राइन ग्लैंड को क्वाइल करता है, और क्या करता है, ग्लाइकोजन रिच म्यूकस बनाता है ताकि एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके, ताकि क्या हो सके, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो सके, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो सके। ओके जी, हमारा प्रोजेस्टेरोन भी हो गया। अभी 10 मिनट पड़े हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ जो कि आपको मजा आएगा सुन के। प्रोजेस्टेरोन भी हो गया। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है, वाई, बल्कि लिखे आप सब अपने नोट्स पे लिखे ये सवाल, वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डोंट वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डोंट क्लॉट। देखो, आपका बॉडी में कहीं पे भी खून निकले तो वो फौरन जम जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड क्यों नहीं जमता? बताना मुझे जरा, शाबाश। वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डोंट क्लॉट, डोंट क्लॉट, ये जमता क्यों नहीं है? वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डोंट क्लॉट जी। एनीवन? जी, डॉक्टर मुकद्दस माशाल्लाह सही बता रही हैं, बाकी भी बताएं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें ना एक और चीज होती है जो कि आपको समझ नहीं आ रही। डॉक्टर्स अभी बता रहे हैं ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, बाकी भी बताएं जरा, शाबाश, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। चले, मैं आपको दो लफ्जी बात बताता हूँ, हमने जल्दी खत्म करना है इसको। जो आप मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ये क्लॉट क्यों नहीं होता? जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ये क्लॉट क्यों नहीं होता? इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। इसमें जो मेन चीज आपने समझनी है, जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ना, इसमें क्या होती है, इट इज रिच, इट कंटेन, देखो इधर लिखें, इट कंटेन प्लाज्मिन। एक तो इसमें क्या होती है, प्लाज्मिन होती है। इसमें क्या होती है, प्लाज्मिन होती है। प्लाज्मिन क्या करती है, मैंने आपको हिमाटोलॉजी में पढ़ाया था कि जब एक खून जमता है तो उसमें फिब्रिन बनते हैं। ठीक है, फिब्रिन हमने पढ़ा था ना, फिब्रिनोजिन कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में। तो जो फिब्रिन होती है, फिब्रिन को तोड़ने वाली प्रोटीन है, डेट इज प्लाज्मिन। तो जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, एक तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मिन होता है। प्लाज्मिन क्या करता है, ब्रेक कर देता है। प्लाज्मिन क्या करता है, ब्रेक कर देता है, किसको, फिब्रिन को। तो एक तो ये वजह होगी कि ब्लड क्यों नहीं जमता, इट इज ड्यू टू प्लाज्मिन। प्लाज्मिन क्या करता है, ब्रेक कर देता है, किसको, फिब्रिन को। ब्लड क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है फिब्रिन को। डॉक्टर सैयद आसिम, इसमें इंक्रीज ब्लड फ्लो का नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड आप एक कप में भी स्टोर करोगे ना तो वो जमेगा नहीं। ठीक है, तो आप स्टोर भी कर लोगे वो नहीं जमेगा। क्यों? इसकी जो सही वजह है वो ये है कि इसमें एक तो प्लाज्मिन होता है, प्लस प्लस इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होती है, जो यूट्रस होती है वो क्या करती है, यूट्रस सेक्रीट करती है। यूट्रस क्या करती है, सेक्रीट करती है, क्या सेक्रीट करती है, एंटी कोगुलेंट्स। और इसका हमें मैकेनिज्म नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन से एंटी कोगुलेंट्स, लेकिन यूट्रस एक ऐसे केमिकल्स बनाती है जो कि क्या होती है, एंटी कोगुलेंट्स होती हैं, ताकि ब्लड ना जमे। अगर ब्लड जम गया तो ये तो यूट्रस में ही जम जाएगा, और फिर जो लेडी होगी उसको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा।
तो इसलिए जो यूट्रस होती है, एक तो वो एंटीकोगुलेंट्स बनाती है, और एक उसमें क्या होता है, प्लाज्मिन प्रोटीन होती है। प्लाज्मिन प्रोटीन क्या करती है, फिब्रिन को तोड़ देती है, जिससे क्या होता है, ब्लड नहीं जमता, ब्लड आपका क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गया? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, चलें जी, समझ आ गया। हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेगनेंसी में जो औरत होती है उसको उल्टियां क्यों आ रही होती है इतनी? प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी होती है इसमें उल्टियां क्यों आती हैं? प्रेगनेंसी में हाइपर एमेसिस, इसको हम डॉक्टरी जुबान में कहते हैं हाइपर एमेसिस, हाइपर इमिसिस। तो प्रेगनेंसी में हाइपर एमेसिस क्यों होती है जी? मैं आपको बताता हूँ, अब टाइम कम है। देखो, प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी कौन बनाते हैं? सिंक्शो ट्रोफोब्लास्ट। तो बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी जब ज्यादा होते हैं तो ये जो बीटा एचसीजी होते हैं ये क्या करते हैं? इट इरिटेट जीआईटी। ये क्या करता है? जीआईटी को इरिटेट करता है। इट इरिटेट जीआईटी, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको उल्टियां बहुत ज्यादा आती है पहले 3 महीने। ठीक है? तो बीटा एचसीजी को क्या इरिटेट करती है? क्या? जीआईटी, जीआईटी को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से क्या होती है? वॉमिटिंग। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि प्रेगनेंसी में हाइपरमेसिस क्यों होती है, तो आपने कहना है ड्यू टू बीटा एचसीजी, ड्यू टू बीटा एचसीजी। ओके। अब आप माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं, और आपकी कोई दोस्त या आपकी कोई क्लास फेलो या आपकी कोई रिश्तेदार आपको कॉल करती है या मैसेज करती है कि डॉक्टर साहब जरा मुझे बताएं कि मैं जब मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब मुझे ब्लीडिंग होती है तो पेन बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे कोई इलाज बताएं। तो हम उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसको इलाज से जाने से पहले मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि पेन होती क्यों है। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं डिसमनोरिया। ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? डिसमनोरिया। डिस का मतलब ही पेन होता है। जो डिस वर्ड है इसका मतलब पेन होता है। डिसमेनोरिया। ठीक है? डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया। डिस का मतलब ही पेन होता है, तो डिसमेनोरिया क्यों होता है? अगर तो कोई भी अबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वो हट्टी कट्टी है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका साइकिल भी रेगुलर है, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी, प्राइमरी डिसमेनोरिया, कि हमें वजह का ही नहीं पता। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया, और जब उसको मेंसेस आते हैं तो उसको पेन बहुत होता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट से जाने से पहले मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि ये वजह क्या होती है इसकी। देखो, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है ना, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ये क्यों होता है? इसके आगे लिखें, इट इज पेन, इट इज पेन ड्यूरिंग, इट इज पेन ड्यूरिंग और बिफोर। ठीक है? इट इज पेन ड्यूरिंग और बिफोर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कि जब एक लड़की को ब्लीडिंग, या ब्लीडिंग के दौरान, ब्लीडिंग से पहले या ब्लीडिंग के दौरान जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसको पेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ओके। अब ये होती क्या है इसमें, आपने याद रखना है कि ये मोस्टली कब होती है? इट इज यूजली, यूजली अकर्स, ये यूजली कब होती है? 30 से लेके 60 मिनट पहले। मतलब एक लड़की है, अगर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उससे 30 से 60 मिनट पहले ये पेन होती है उसको। ठीक हो गया? पेन होती है। ओके। अब ये क्यों होती है, ये वजह आपने याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि इसी पे ट्रीट पे। देखो, जब एंडोमीट्रियल शेड होता है, ये लाइन पूरी लिखें, व्हेन एंडोमीट्रियल शेड के एंडोमीट्रियम, वो क्या होता है? शेड होता है। जब एंडोमीट्रियम शेड होता है, इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन एफ, इट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, इट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन एफ, इट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन एफ। दोबारा सुने, जब एंडोमेट्रियम शेड होता है तो ये एक किस्म का करना होता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन एफ ने क्या करना होता है? एक तो इसने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, ताकि यूट्रस क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे, और जो उसमें अंदर एंडोमेट्रियम वो एक्सपेल हो। यूट्रस क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो क्या करे? आवाज क्लियर नहीं आ रही? बाकियों को भी क्लियर नहीं है? जल्दी बताएं। एक मिनट, आवाज सही नहीं आ रही। अब बताएं, आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही? अब कुछ सही है, चलें अब क्लियर है। अच्छा, मैं आपको ये बताया था कि व्हेन एंडोमेट्रियम शेड, जब एंडोमेट्रियम शेड होती है तो इट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन पैदा करती है। कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती है? प्रोस्टाग्लैंडिन एफ, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ है, ये क्या करती है? ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराती है? टू एक्सपेल, टू एक्सपेल मेंस्ट्रुअल मटेरियल, कि जो एंडोमेट्रियम है उसको एक्सपेल कर सके। तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या बनते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एफ बनते हैं। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ है, ये क्या करते हैं? ये पेन कॉज कराते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ है, दे आर वेरी फेमस इन पेन। एक पेन किसकी वजह से होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन एफ की वजह से होती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एफ क्यों बनते हैं? फॉर दी कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है
कि जितने ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, जितने ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रैम्प्स, उतनी ज्यादा उस फीमेल को पेन होगी, उस उतनी ज्यादा उसको क्या होगा, डिस्मेनोरिया होगा। तो क्रैम्प्स के आगे लिख भी ले पेन, ठीक है। तो जितने ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसको पेन होगा। और मुझे जरा शाबाश जल्दी बताएं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन हो रही है, तो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी लावे हैं, तो जल्दी जल्दी बताते जाएं। जी डॉक्टर मुकद्दस माशाल्लाह सही बता रही हैं कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हम इनहिबिट करेंगे, किसकी वजह से इनहिबिट करेंगे, एनसेड की वजह से। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे या ना पूछे, आपने उसको बता देना है, आपने उसको क्या बताना है कि ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिसमेनोरिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिसमेनोरिया, ठीक है, डिसमेनोरिया इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिसमेनोरिया इज एनसेड्स, इज एनसेड्स, ठीक है, एनसेड्स। एनसेड्स क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ही इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को ही इनहिबिट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका ट्रीटमेंट सीखते हैं कि आपके पास कोई बेचारी फरियाद लेके आती है कि आप उसको कैसे ठीक करोगे। तो आपने माशाल्लाह पाइनियर मेडिकोस के लेक्चर सुने हैं, तो आपको इसका ट्रीटमेंट आता होगा कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। अगर उसको और कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई उसको मसला नहीं है, सिर्फ उसको पेन होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो आपने क्या कहना है, आपने उसको सबसे पहले कहना है कि बीबी आप अपनी डाइट ठीक करें। डाइट क्या देनी है आपने, डाइट में देखते हैं आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो ये ट्रीटमेंट काफी इंपॉर्टेंट और आपको हर बंदे को ये जुबानी आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको डाइट रिकमेंड करोगे। आप उसको डाइट क्या दोगे, देखो जो विटामिन ई है, ठीक है, जो विटामिन ई है, विटामिन ई प्लस थायामीन, विटामिन ई थायामीन, थायामीन हम कहते हैं विटामिन B1 को, ठीक है, विटामिन B1 को, विटामिन ई और विटामिन जो थायामीन B1 है, दे आर वेरी इफेक्टिव इन डिसमेनोरिया। ये क्या है, इसको आप इसके जो सप्लीमेंट्स है वो आप दे सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप और क्या दोगे, आपने उसको लाजमी क्या देने हैं, आपने उसको कहना है कि बीबी आप ना बॉइल्ड एग खाया करें, आप उबले हुए अंडे खाया करें, ठीक है, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग्स भी आपने उसको देने हैं। उसके अलावा और क्या देना है, आपने उसको गर्म करके दूध देना है, ठीक है, हॉट मिल्क, आपने उसको क्या देना है, हॉट मिल्क, हॉट मिल्क देना है। और आपने उसको क्या देना है, हल्दी वाला दूध, ठीक है, हल्दी वाला दूध, इसको हम कहते हैं टर्मेरिक, टर्मेरिक पाउडर, टर्मेरिक पाउडर मिल्क। दूध में हल्दी डाल के देनी है, दूध में क्या देनी है, टर्मेरिक पाउडर मिल्क, आपने उसको दूध में हल्दी डाल के देनी है, बॉयल करके अंडे देने हैं और गर्म दूध देना है, ठीक है। और आपने उसको कहना है आपने हॉट मिल्क हो गया और हॉट वाटर बैग्स, ठीक है, हॉट वाटर बैग्स। मैंने तो खैर ये कभी नहीं देखे, लेकिन शायद आपको पता हो हॉट वाटर बैग्स क्या होती है, हॉट वाटर बैग्स, हॉट वाटर बैग्स, ठीक है। तो आपने उसको कहना है कि आपने हॉट वाटर बैग यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया उसकी डाइट में। सबसे पहला आपने क्या करना है कि उसको आपने विटामिन ई और थायमिन, थायमिन विटामिन जो थायमिन होता है विटामिन B1, उस पर आपने लगाना है। उसको आपने उबले हुए अंडे देने हैं, उसको आपने गर्म दूध देना है, हल्दी वाला दूध देना है, और क्या करना है, आपने हॉट वाटर बैग उसको लगाना है, ठीक है, उसके पेट में लगाना है। ओके। उसके बाद अब आप कहते हो कि वो सही नहीं हो रही, अगर अगर उसको पेन फिर भी रहती है, तो आपने क्या यूज करने हैं, आपने एनसेड्स यूज करने हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करनी है, ठीक है। अगर उसको पेन भी स्वेयर है और ये सारे ऊपर देसी टोटकों से अगर उसका इलाज नहीं होता, तो आपने उसको क्या देने हैं, एनसेड्स देने हैं। सबसे पहला आपने जो एनसेड्स हमने कल ही पढ़ा था, दैट इज टैब, दैट इज टैब पोनस्टान, दैट इज टैब पोनस्टान फोर्ट, दैट इज टैब पोनस्टान फोर्ट। ये पाकिस्तान की मशहूर जमाना टैबलेट है। और इसमें क्या होता है, इसमें मेफनेमिक एसिड होता है, मेफनेमिक एसिड, मेफनेमिक एसिड कितना होता है, 500 mg होता है, ठीक है, 500 mg। तो अगर एक खतून है, अगर उसको पेन होती है, तो आप उसको क्या दे सकते हो, आप उसको पोनस्टान फोर्ट दे सकते हो, दैट इज मेफनेमिक एसिड, और 500 mg। और इसको आपने कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। और ये आपने देना है टीडी में देना है, ठीक है, टीडीएस में देना है, या फिर आप इसको अगर उसको पेन ज्यादा नहीं है तो आप उसको बीडीएस भी दे सकते हो, आप उसको बीडीएस भी दे सकते हो, या फिर उसको टीडीएस भी दे सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, टैब ये पहला हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगर आप उसको पोनस्टान नहीं मिलती, तो आप उसको क्या दे सकते हो, आप उसको टैबलेट दे सकते हो ब्रूफन, ठीक है, आप उसको ब्रूफन भी दे सकते हो, ठीक है, ब्रूफन। और ब्रूफन आपने डोज कितनी देनी है, ब्रूफन आपने देनी है 200 से लेके 6, 200 से लेके आई थिंक ये 600, हाँ, 200 से लेके 600 mg, 200 से लेके 600 mg तक दे सकते हो एक दिन में। और ये कितनी देनी है, आपने बीडी में देनी है, ठीक है, बीडीएस में देनी है। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं मिलती, तो आप एक और टैबलेट दे सकते हो, हमने कल ही पढ़ी थी, डॉक्टर अना माशाल्लाह सही बता रही हैं, दैट इज टैब, दैट इज टैब सिनफ्लेक्स, दैट इज टैब सिनफ्लेक्स। सिनफ्लेक्स कितनी होती है, 500 mg की होती है, ये 500 mg की होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें नेप्रोक्सिन होता है,
इसमें क्या होता है, नेप्रोक्सिन सोडियम होता है, ठीक है, नेप्रोक्सिन होता है। और ये भी आपने इसको आप यहाँ टीडीएस में भी दे सकते हो और आप इसको बीडीएस में भी दे सकते हो, ठीक है, बीडी और टीडी में। पता है ना बीडी और टीडी क्या होते हैं, तो ये आपने दे देनी है। अगर आपको ये भी नहीं मिलती तो एक और टैबलेट है जो कि काफी ज्यादा यूज होती है फॉर डिस्पनोरिया, दैट इज टैब एटकैम। दैट इज टैब एटकैम, ये बड़ी मशहूर है, ATCAM, एटकैम। दैट इज टैब एटकैम। एटकैम क्या होती है, 8 mg की होती है, ठीक है, 8 mg की होती है। और जो इसमें जो ड्रग होती है, दैट इज लोर नोक्सिकैम। इसमें ये ड्रग होती है, और जो लोर नेक्सिकैम है ये भी एनसेड है, ठीक है, ये कोई और चीज नहीं है, इट इज आल्सो एनसेड। तो लोर नोक्सिकैम भी एनसेड है, और इसका ब्रांड नेम क्या है, एटकैम, दैट इज 8 mg। बीडी टीडी का किसी को नहीं पता। मैं हैरान रह गया हूँ कि आपको बीडी और टीडी का नहीं पता। खैर मैं आपको बताता हूँ, चले कोई मसला नहीं है, कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। देखो, आपके तीन टर्म्स आप बार बार पढ़ोगे, एक होती है ओडी। ओडी का मतलब होता है वंस इन अ डे, एक दिन में सिर्फ एक दफा, एक दिन में एक दफा। ओडी का मतलब होता है वंस इन अ डे, एक दिन में एक दफा गोली लेनी है। और बीडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब होता है 22 अ डे, मतलब एक दिन में दो दफा, ठीक है, 22 अ डे या ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस ट्वाइस अ डे, कि एक दिन में दो दफा गोली लेनी है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब होता है थ्राइस अ डे, कि आपने 3 दफा ये गोली लेनी है, ठीक है, थ्राइस अ डे। और एक और होती है एसओएस, आपने प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा एसओएस। एसओएस का मतलब होता है व्हेन नीडेड, मतलब जब जरूरत पड़े। ये मोस्टली पेन किलर के आगे लिखते हैं एसओएस, इसका मतलब होता है व्हेन नीडेड, कि जब पेन हो तब आपने लेनी है। तो मैं हैरान रह गया हूँ कि आपको बीडी और टीडी का नहीं पता, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, सब कोई नहीं पता। खैर ओके। तो ये क्या है, टीडी एंड बीडी, ये मैं आपको ना नोट सेंड कर दूंगा, आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो बीडी का मतलब होता है दो दो दफा एक दिन में, टीडी का मतलब होता है 3 दफा, सुबह दोपहर शाम। बीडी का मतलब होता है सुबह शाम। और ओडी का मतलब होता है कि सिर्फ आपने नाश्ते में लेनी है या शाम को सोने से पहले लेनी है। ठीक हो गया। एटकैम, एटकैम भी हो गई। उसके अलावा, हाँ, इसको आपने देना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर उसको बहुत स्वेयर ब्लीडिंग है, मतलब उस ब्लीडिंग कह रहा हूँ, अगर उसको स्वेयर पेन है, तो ये वर्क कैसे बेस्ट करती हैं, दे वर्क बेस्ट, ये आगे लिख लें, दे वर्क बेस्ट। दे ये कब बेस्ट वर्क करेंगी, दे वर्क बेस्ट इफ यू टेक, अगर कोई खतून क्या, इफ यू टेक, दे वर्क बेस्ट इफ यू टेक एट फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन ऑफ मेंसेस। मतलब कि अगर लड़की को फील हो रहा है कि उसको मेंसेस आने लगे हैं, तो उस आपने फौरन लेना शुरू कर देनी है। और ये आपने तकरीबन 2 से 3 दिन जारी रखनी है। ये जो मेडिसिन है, ये 2 से 3 दिन जारी रखनी है, 2 से 3 दिन जारी रखनी है, ठीक है। तो एनसेड्स हैं, लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट होते हैं, ये आपके स्टमक को खराब करती हैं और आपके लीवर वगैरह को डैमेज करती हैं। तो इसको आपने लाजमी देख लेना है। ठीक हो गया। अब आप ये जो डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट है ना, ये आपको जुबानी आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत लोग अप्रोच करेंगे कि मुझे मेंसेस आते हैं, मुझे बहुत पेन होती है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट लाजमी आना चाहिए। और ये जो आपको मैं ट्रीटमेंट बताया है, ये मैंने दो बड़ी अथेंटिक बुक्स हैं, उनसे मैंने ये देख के बताया, और ये बड़ा अथेंटिक ट्रीटमेंट है। इनशाला इनशाला आपका मरीज ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया।